नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद और अनुच्छेदों को हम याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर आपने मेरा वीडियो अंत तक देख लिया तो आपको पक्का याद हो जाएगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। मैं सिर्फ इसको ट्रिक के माध्यम से नहीं बल्कि समझाते हुए और विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल तरीके, इसमें कहानी विधि जैसे एक महत्वपूर्ण तरीका जो है उसको उपयोग करते हुए मैं आपको ये चीज याद करवाऊंगा। आपको अंत तक देखना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं, लगातार देख रहे हैं, तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं पॉइंट की तरफ। 12 से लेकर के 35 तक जो हैं वो है हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न जो है वो अपना पिछले वीडियो में रह गया था, वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। प्रश्न ये था कि कराची अधिवेशन, कराची जो है उसके वो अधिवेशन हुआ था 1931 में, किसका? कांग्रेस का। उस अधिवेशन के अंदर जो है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार पटेल जो है उन्होंने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता, ये अध्यक्ष थे उसके। और उस समय एक कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, और उस घोषणा पत्र के अंदर जो है वो एक महत्वपूर्ण बात आई, और वो थी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को उसके अंदर जो है, यानी उनकी जो अधिकार है मौलिक अधिकार, उनकी मांग की गई, यानी उनके लिए डिमांड की गई कि मेरे पास क्या होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए। अच्छा, इन अधिकारों का जो प्रारूप था, ये प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रारूप प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, तो ये एक फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैंने छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे वापस देख लीजिए। कराची के अंदर, जो पाकिस्तान में पड़ता, आधुनिक पाकिस्तान में, 1931 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है ये एक घोषणा पत्र आया कांग्रेस का, और उस घोषणा पत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण मांग रखी गई थी मौलिक अधिकारों की। और उस मांग के लिए, यानी मौलिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र, यह बोल सकते हैं इस घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों का ये मांग पत्र रखा गया, वो किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रारूप के रूप में से रखा गया। ये एक फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, इतना सा ही ध्यान रखना है, बस इसमें कुछ बाकी सब कुछ याद रह जाएगा आपके, कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप रखा था वहां पर, और 31 के कराची अधिवेशन में। ठीक, इतना याद रख लेना। अब हम चलते हैं आज का महत्वपूर्ण विषय, यानी आर्टिकल्स जो मौलिक अधिकारों के संबंध में हैं, उनको हम क्लियर करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। ठीक, अब इसके अंदर जो है हमें एक कॉमन सेंस चाहिए, याद करने के लिए रटने की आवश्यकता नहीं, एक सेंस, एक नॉर्मल सेंस चाहिए। बताइए मुझे सबसे पहली बात ये कि आपको पहले पढ़ाया है और आप अच्छी तरह जानते भी इस बात को, क्या कि व्यक्ति रहता कहाँ है? धरती पर। तो इसलिए पहला भाग कौन सा था हमारा? 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों से बना हुआ भारत राज्य जो है उसके बारे में पहला भाग था। दूसरे भाग में क्या आया? उसके ऊपर रहने वाले नागरिकों के बारे में बात आई, और तीसरे भाग में मौलिक अधिकार आए। अब तीसरे भाग में जब हम मौलिक अधिकारों की चर्चा शुरू करेंगे तो क्या हमें फिर से ये बताना नहीं पड़ेगा कि भाई ये अधिकार उन व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं जो इस भारत राज्य में रहते हैं? ये तो बताना पड़ेगा किनको दिए जा रहे हैं अधिकार। व्यक्ति तो फिक्स होने चाहिए ना। इसलिए सबसे पहले जो है आर्टिकल जोड़ा गया 12, और उसमें किया गया, राज्य की परिभाषा बताई गई, मतलब भारत राज्य कौन सा होगा इस बात को परिभाषित किया गया, भारत राज्य की परिभाषा की गई। तो राज्य को परिभाषित किया गया आर्टिकल 12 में। याद रखिएगा अच्छे से आप कि भारत राज्य को जो है कि 28 राज्य होंगे, 8 केंद्रशासित प्रदेश होंगे, 12 मील का समुद्री एरिया होगा, ये सब चीजें जो है उसके अंदर टोटली बताई गई हैं। किसमें? आर्टिकल 12 के तहत ये बातें स्पष्ट की गई हैं कि भारत राज्य की क्या परिभाषा होगी, कहां पर ये मूल अधिकार लागू होंगे, इसलिए जरूरी था ये। फिर था 13 कि भाई मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इनको कोई डिस्टर्ब कर सकता है नहीं कर सकता। तो उस समय तक तो आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ था कि मूल अधिकार जो हैं उन अधिकारों में क्या नहीं हो सकता? संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कल, जो अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए। देखिए, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि उसको समझने के बाद ये जितना बढ़िया समझ में आएगा उतना डायरेक्टली इतना समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें उससे लिंक हैं। तो उसको जरूर पढ़ें,
ठीक है, इस वीडियो को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, आप आराम से जो है वो लिंक पर जाइए फिर और उसको देखिए। इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे तो भी बहुत पूरा का पूरा मैटर एकदम कनेक्ट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोनों को पढ़ना जरूरी है। आप एक हिस्सा पढ़ ले, एक नहीं पढ़े तो अधूरे के अधूरे ही हैं, इसलिए जरूर पढ़िएगा। लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अभी आगे चलते हैं। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 के अंदर मूल अधिकारों में संशोधन नहीं होगा, ये बात कही गई थी, लेकिन फिर बाद में विभिन्न प्रकार के जो है कोर्ट के अंदर किए गए फैसलों के माध्यम से, जो हमने पढ़े हैं पिछले वीडियो में, टोटली जो है लास्ट मिनरवा मिल्स तक के मुकदमे के अंदर यह स्पष्ट कर दिया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन तो होगा, लेकिन किए गए संशोधनों के ऊपर न्यायपालिका पुनरावलोकन कर सकती है। यह बात इसके तहत स्पष्ट होती है। तो कुल मिलाकर के संशोधन अब हो सकता है, ठीक। तो यह बात, लेकिन पहले क्या लिखा हुआ था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं 13 के बाद, और 13 के बाद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल शुरू होते हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। और मौलिक अधिकारों से पक्के 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। अगर आपके एग्जाम पॉलिटी कम पूछ जाती है तो 1 प्रश्न पक्का मौलिक अधिकार से आएगा। तो इसलिए टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए इसमें। अब बात आती है 14 से लेकर के 18 तक का पहला महत्वपूर्ण अधिकार, और वो है हमारा समानता का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए होता है ये समानता का अधिकार, क्योंकि जब आप समान ही नहीं हैं, एक दूसरे से बड़े या छोटे अगर आप राज्य के अंदर माने जाएंगे, किसी राज्य का नागरिक बहुत बड़ा और जो है दूसरे नागरिक बहुत छोटे माने जाएंगे, तो निश्चित रूप से नागरिकों का डेवलपमेंट तो नहीं होने वाला। इसलिए आपको समानता का अधिकार सबसे पहले लेना पड़ेगा। और सबसे पहला जो समानता का अधिकार है ये है आर्टिकल 14 से लेकर के और 18 तक समानता का अधिकार है। अब बात आती है कि इनमें है क्या। बड़ी शानदार तरीके से मैं बताऊंगा आपको बस ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो है आर्टिकल 14 यानी विधि यानी कानून, विधि के समक्ष समानता, ठीक। अब देखिए इसमें ये जो बड़ी बात ये क्या कर रहा है कि कब सबसे पहली चीज क्या है, विधि तो है, कानून है। भारत में किसका राज है, कानून का राज है। तो सबसे पहले तो हमें कानून में ही समान होना चाहिए, क्योंकि राज जिस चीज का है उसके सामने तो बराबर हो। हमारे यहाँ निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कार्यपालिका व्यवस्था में न्यायपालिका, इनका राज नहीं है, इनके द्वारा बनाए गए कानून का राज है, ठीक है। और उस कानून के सामने ये खुद भी हमारे बराबर हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कुछ उन्मुक्तियां उनको हो, वो अलग विषय है, आज वो तो हम उसमें अपवाद मान सकते हैं, किंतु कानून के सामने हम सब टोटली नागरिक जो हैं वो सब क्या है, बराबर हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें किसके बराबर होना, सबसे बड़ी चीज के सामने बराबर होना पड़ेगा। और भारत में सबसे बड़ी चीज क्या है, कानून। दूसरी बात कानून के बाद नंबर आता है समाज का। तो अच्छा, इसको अच्छी तरह समझिएगा, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या है। समान संरक्षण का मतलब यह है कि आपको कानून जो है समान रूप से क्या देगा, संरक्षण देगा। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है आप कानून के पास जाइए, कानून आपकी वही रक्षा करेगा जैसा किसी और की करता है। हालांकि व्यवहारिकता में क्या है इस पे हम नहीं जाना, कानून की बात कर रहे हैं, जो हमारे को अधिकार मिले हुए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। अब दूसरी बात, विधि यानी कानून के बाद कानून कहाँ लागू होता है, समाज में। तो अगला जो आर्टिकल यानी 15 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, लिंग के साथ साथ जन्म स्थान, इन सब के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आधार बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये बात तय की गई। इसका मतलब ये है कि ये सामाजिक, समाज की दो ही चीजें, धर्म है, मूल है, जाति है, ये कहाँ है, समाज में है। तो पहले कानून था, कानून के नीचे समाज है, और समाज में कौन है, हम हैं, व्यक्ति हैं। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट जॉब, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 16 जो है वो यही बात कहता है, क्या कि सरकारी नौकरी के सामने सबको समानता होगी, यानी लोक नियोजन। तो 16 क्या कर रहा है, वापस सुनिएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के समक्ष समानता, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी के सामने क्या होगी, समानता होगी। अर्थात सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सबके सब क्या होंगे, समान होंगे। यहां एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं, हर चीज में क्या होता है, अपवाद होता है। यहां हमने पढ़ा
विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तो वहां मैंने एक बात बताई आपको भी, क्या कि बड़े जो पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति आदि, तो उन सबको क्या है, उन्मुक्तियां प्राप्त है, कुछ छूट प्राप्त है। तो ये अपवाद हो गया। इसी प्रकार 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसका मतलब ये हुआ कि हम सामाजिक रूप से कोई असमानता या कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी समाज में पहले, हालांकि अब तो बहुत कुछ सुधार हो गया, थोड़े से समय पहले की अगर मैं बात करूं तो जो मूल है, मूल वंश का मतलब होता है जैसे राज परिवार, तो पहले उन्हें प्रीवी पर्स थी। कानून 15 तो शुरू से लागू था, आर्टिकल 15 तो जब संविधान लागू हुआ तब से ही था ना। लेकिन प्रीवी पर्स इंदिरा गांधी ने खत्म किया था। प्रीवी पर्स का मतलब है कि विभिन्न रियासतें जो थी उन्हें जो है वो एक तरह की पेंशन व्यवस्था थी, तो वो चीज थी। इसका मतलब इसका भी अपवाद था, ठीक। फिर 16 में क्या है, सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सबको क्या है, समानता। लेकिन क्या इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है? बिल्कुल है। तो इसके अंदर अपवाद किस बात का है? अपवाद है आरक्षण, ठीक है। जो SC ST OBC या अन्य किसी वर्ग को है तो वो क्या है, एक अपवाद है, वो इसलिए दिया जाता है। वही बात, ये सब क्यों किए जा रहे हैं? समानता को सही रूप से स्थापित करने के लिए ऐसा माना जाता है। अब ये विवाद का विषय हो सकता है, अपवाद तो हमेशा विवाद के विषय होते हैं। आगे चलते हैं तो 14, 15 और 16। 14 में क्या, कानून के नीचे कौन, समाज में कौन, सरकारी नौकरी करने वाले लोग। और उसमें कौन, उसमें कुछ लोग जो दबे कुचले लोग होते थे, आज तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज उनको सरकार ने काफी संरक्षण दे दिया, अस्पृश्यता, ठीक है। तो 17वां जो आर्टिकल है, आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो अब खतरा है अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया तो। अब 17 यानी खतरा है, क्या कर दिया, तो किसी ने ये कह दिया कि अस्पृश्यता है। क्या कह दी, अस्पृश्यता। अगर किसी ने अस्पृश्यता की बात कही तो वो क्या होगा, खतरा होगा उसके ऊपर, यानी 17 यानी खतरा। तो अस्पृश्यता का अंत जो है ये किसके अंदर है, 17 के अंदर है। आज की तारीख में आप किसी को अस्पृश्य नहीं कह सकते, उसे ये कह करके कि आप अस्पृश्य हैं, हम आपको नहीं छुएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब इसमें भी आज की तारीख में अपवाद आ गया। कोरोना, आप कोरोना का रोगी है, अब आप उसको जाकर के टच नहीं करेंगे, कल को वो जाकर कोर्ट में कहे साहब मुझे लोग अछूत मानते हैं, तो ये थोड़ी चलेगा। वो रोगी है, निश्चित रूप से उसे नहीं छू सकते, उसके पास वायरस है, हमारे पास आ जाएगा। तो ये चीजें जो हैं वो अपवाद के रूप में ही मानी जाएंगी। फिर उसके बाद 17 के बाद आखिरी जो समानता के अधिकार के अंदर जो अंतिम अनुच्छेद आता है, थोड़ा इधर देख लीजिए, आर्टिकल 18, ठीक। आर्टिकल 18 की स्थिति क्या है, ध्यान से सुनना। 18 में है उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत जो है उसमें क्या आएगा, इसका मतलब यह है कि आपको कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, प्रिवी पर्स के समय विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा, उनके पास कोई उपाधियां भी हुआ करती थी, कई उपाधि थी। इसके अलावा भी प्राचीन समय उपाधियां थी, जो भारत आजाद हुआ उससे पहले भी खूब उपाधियां हुआ करती थी। तो इन उपाधियों पर कंट्रोल करना जरूरी था क्योंकि ये असमानता पैदा करती है। उपाधियां क्या पैदा कर रही थी, असमानता पैदा कर रही थी। इसलिए आखिरी यानी ठाठ की जो बातें थी, अकेला जो ठाठ से रहता था उपाधि वाला, आठ यानी ठाठ, तो कौन रहता था, जिसके पास उपाधि थी, ठीक। तो इसलिए उस ठाठ को खत्म किया गया, ठीक है, कि भैया आप ठाठ आपका कंट्रोल करो, ठीक है। और खत्म करने के साथ साथ 2 क्षेत्रों के अंदर ये छूट दी गई कि भैया आप ले सकते हो उपाधि। कौन सी, एक सेना और दूसरी शिक्षा। 2 क्षेत्रों में उपाधि की बहुत आवश्यकता भी है और जरूरी भी थी, और इसलिए इसके अंदर रखा भी गया। अब आप पूछेंगे सर ये 2 रीजन क्यों हो गए, शिक्षा और सेना में फिर उपाधि की जरूरत क्या पड़ी। सेना में देखिए उपाधि की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर उसमें आप रैंक जानना चाहते हैं, अधिकारी की स्थिति, उसके द्वारा कंट्रोल की गई सेना की टुकड़ियां, उन सबको अगर आपको जानना है तो उन्हें उपाधि देनी पड़ेगी। उसके बिना आप उनकी योग्यता, उनकी क्षमता को आप नहीं जान सकते। दूसरी बात, इसी प्रकार की चीज शिक्षा में है। शिक्षा में अगर आप 10वीं पास की भी डिग्री लेते हैं तो वो आपकी योग्यता को प्रदर्शित करती है, ठीक है, तो उपाधि है। आज अगर मैं नेट हूं, आपके सामने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, योग्यता है नेट की, तो आप मुझे ज्यादा प्रभावी रूप से पढ़ पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में चीज है कि भाई पॉलिटिकल साइंस से गुरुजी नेट है तो इनसे पढ़े, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रभाव होता है, उससे विद्यार्थी पूरा स्टेबल होकर के उस चीज को समझ पाता है और एक एक्सपर्ट की राय उसे आसानी से मिल पाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे पीएचडी है, मेरे से ऊपर की डिग्री पीएचडी हुई तो पीएचडी वाले को एक्सपर्ट मान लिया जाएगा, उसमें फिर वो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो वो चीज क्या हुई, वो उपाधि से हमने उसकी योग्यता का आकलन किया। तो उपाधि 2 जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक सेना में और एक शिक्षा में। उपाधि से योग्यता का आकलन किया जा सकता है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसकी योग्यता का पता लगा सकते हैं। तो यह थी इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और रह गई, और वो क्या,
वो रह गई कि अगर आप विदेश से कोई उपाधि लेकर के आते हैं तो दो बातें तो ये हो गई। अब दो बातें इसको इसके अंदर वो समझ लीजिए। एक बात तो ये कि अगर आप विदेश से उपाधि ला रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस उपाधि के लिए पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और पूर्व स्वीकृति का मतलब ये होता है कि आपको राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ेगा कि भाई हम ये उपाधि लेके आए या नहीं, ये उपाधि हम ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते। तो पूर्व स्वीकृति जो है वो ली जाती है अगर विदेश से आप क्या लाते हैं उपाधि। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाए, अगर आप विदेश से क्या ला रहे हैं उपाधि लेके आ रहे हैं तो। अब अगली कंडीशन इसके अंतर्गत एक और है, और वो ये कि अगर मान लीजिए आप ये कहेंगे कि सर फिर पद्मश्री, पद्म पुरस्कार है, इसके अलावा भारत रत्न जैसे पुरस्कार है, तो वो कैसे दिए जाते हैं? तो वो भी आर्टिकल 18 को ध्यान में रखते हुए इसके अधीन रहकर के हैं। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, उसने कहा कि नहीं ये गलत है, ये उपाधि गलत दी जा रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। इसमें कहीं कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। ये वो सब उपाधियां दी जाएंगी किस आर्टिकल के अधीन रहते हुए? आर्टिकल 18 के अधीन रहते हुए। उससे ऊपर वो उपाधियां बिल्कुल ऊपर होकर की उपाधि नहीं जाएगी। उसको मानते हुए 18 के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ठीक उपाधि दे दो, अन्यथा उपाधि नहीं दे सकते। अगर ऐसा कुछ है तो 18 पूरी तरह से उसके ऊपर है उन उपाधियों के, इस आर्टिकल को मानना ही पड़ेगा अगर ऑब्जेक्शन हो गया तो ये तो था अपना कौन सा? समानता का अधिकार। अच्छा, इसको एक बार वापस रिपीट करेंगे क्योंकि याद आसानी से हो जाए। सबसे पहले मैंने कहा कानून, सबसे बड़ा कौन होता है? कानून। कानून के नीचे कौन है? समाज, तो सामाजिक समानता। समाज के नीचे क्या है? समाज में रहने वाले लोग यानी उनकी नौकरी, तो वो हो गई लोक नियोजन, उसमें सब समान होंगे। और उसके बाद यानी कानून की समानता, समाज की समानता, नौकरी की समानता। फिर 17 यानी खतरा। खतरा किस बात का? अस्पृश्यता बताने का, मतलब अस्पृश्यता का हमने 17 के तहत क्या कर दिया? अंत। और फिर 18 के अंदर आता है ये 8 का मतलब होता है ठाठ यानी उपाधियां, और उपाधियां जो हैं वो उनका भी क्या कर दिया गया? अंत, क्योंकि उपाधियां समानता ला रही थी और उनको अंत करते हुए कुछ विशेष प्रावधान जो इसके अंतर्गत उपाधियों में थे वो किए गए, जो मैंने आपको बताए। अब बात आती है समानता के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, क्योंकि हम समान तो हो गए सबके सब, लेकिन अगर स्वतंत्र नहीं है तो समानता का कोई लाभ नहीं। हमें अब अपने जो योग्यता है उसको प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं अगर स्वतंत्र हूं तो आप तक बोल रहा हूं, आप स्वतंत्र तो मेरी बात सुन रहे हैं, आप भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र, ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। स्वतंत्रता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो करेगा और उससे उसका विकास भी निश्चित रूप से होगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि प्रकृति ने सबको मनुष्यों को क्या बनाया है? स्वतंत्र बनाया। इसलिए स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट माना गया है। इसलिए दूसरी चीज जो है, दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार जो आता है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता के बाद दूसरी बड़ी बात थी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से 18 के बाद क्या आने वाला है? 19, और 19 से लेकर के और 22 तक क्या दिए गए हैं? हमारे स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अब बड़ी बात क्या है दोस्तों? वो ये कि 19 बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 19 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G और 1, ठीक है, हाँ G तक हो गया, ठीक है। ये कुल क्या है? ये अधिकार है, इनमें से ये अपना हट चुका, ठीक। 19F जो है, 19(1)F जो है वो हट चुका, लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको समझे बिना हम स्वतंत्रता की बात को ही नहीं समझ सकते। हमें किस प्रकार स्वतंत्रता मिली इस बात को हम क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इनको जानना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको एक शानदार कहानी सुनाने रवाना हूं, धैर्य से बैठ जाइए, उस कहानी को अच्छे से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, है क्या 19 कहता क्या है? 19 से कहता है कि एक कल्पना कीजिए, कहानी जो मैं बता रहा हूं आपको उसको सुनिएगा। एक कॉलेज थी और कॉलेज के अंदर जो चुनाव होते हैं, बेसिकली आप सबको मालूम है, तो चुनाव का समय था। तो एक जो विद्यार्थी खड़े होना चाह रहे थे उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और उसने अपने सारे मित्रों का, ठीक है, बोलकर कहा, ठीक, कि आज शाम को जो है वो अपनी मीटिंग है, तो कहीं गार्डन में या कहीं पर भी, वहां आप सब इकट्ठे हुए। इस प्रकार की बात उसने अपने मुंह से कही। तो पहली बात उसने कही और कहने के साथ साथ उसने अपने कॉलेज में पंपलेट बंटवा दिए और अखबार के अंदर दिलवा दिया, ठीक, मतलब मीडिया में भी पूरी तरह से, व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी आप करते हैं, ठीक है, वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब पर, ठीक, सब कुछ लोगों तक फैला दिया कि भाई आज हम जो है
वो हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो है एक सभा होगी और चुनाव के लिए हम चर्चा करने वाले हैं। उसने प्रचार किया, तो ये क्या है, अपने आप को अभिव्यक्त करना। उसने व्यक्त किया, क्या की, दूसरा काम मीटिंग की। अब मीटिंग कर ली, मीटिंग शाम को मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उसी मीटिंग में घोषणा की गई कि हम एक छात्र संगठन बना रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एबीपी, एनएसयूआई, जो भी इसी प्रकार के संगठन, तो छात्र संगठन हम बनाएंगे, नए बनाएंगे हम तो कुछ। तो इस प्रकार से उन्होंने नए संगठन की घोषणा भी कर दी। अब संगठन की घोषणा करने, 3 महत्वपूर्ण काम करने के बाद साधारण रूप से चुनाव भी हो गए, जीत भी गए। अब जीतने के बाद जो विद्यार्थी जिनसे उसने वोट मांगा था, उन्होंने कहा कि भाई अब तू जीत गया, अब तो हमारे को घुमा के ला। तो महत्वपूर्ण काम था भी घुमाना, तो इसलिए घुमाने के लिए ले गए। अब घुमाने के लिए ले गए, तो घूमने के बाद जब घूम लिए सब, तो उनमें से ही कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि हम तो यहीं रहेंगे, बहुत अच्छी जगह है, जम्मू कश्मीर की वादियों में घुमाने ले गए आप, तो इसलिए वहाँ पर कुछ जगह देख करके वहीं पर रुक गए। और 2-4 विद्यार्थियों ने सोचा कि अब यहीं रहेंगे। अब रहने के बाद रहने की सोच ली, घूमने के बाद रहने की सोच ली। अब रहने के बाद बड़ी जब बात आती है वो ये कि रहेंगे तो कोई ना कोई संपत्ति तो बनानी पड़ेगी, चाहे वो मकान लेने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी छोटी मोटी संपत्ति उनको बनानी पड़ेगी। अब उन्होंने गलती क्या कर दी कि संपत्ति के नाम पर उस गांव जहां पर वो रह रहे थे, वहां की जो सरकारी जमीन थी, खाली जमीन, उसके ऊपर अपना तंबू लगा लिया और उसी को अपनी संपत्ति मान करके और रहने लग गए। अब सरकार कितने दिन देखती, उनको खाली करवा दिया, यानी उनकी संपत्ति छीन ली। और संपत्ति छीनने के बाद जब उनकी संपत्ति छीन गई, अब क्या करें, कुछ तो करेंगे। अब चूंकि वहां रहने लग गए, वो तो रहने लग गए, तो उन्होंने अब वहां से क्या करना शुरू कर दिया, चूंकि यहाँ से कनेक्ट थे, तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ से अब हम सेव का, क्योंकि सेव काफ़ी अच्छी होती है वहाँ, तो वहाँ से कनेक्ट कर लिया और वहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो व्यापार करने का अगला कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, सबसे पहले क्या किया था, उस छात्र संगठन के अध्यक्ष ने, छात्र नेता जो था, उसने अभिव्यक्ति की थी, फिर सभा की थी, फिर संगठन किया था, फिर चुनाव जीतने के बाद घूमने गया था। अगली चौथी बात क्या थी, वो घूमने गए थे। 5वीं बात, वो वहीं पर रहने लग गए थे। फिर 6वीं बात, वो संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे। और 7वीं बात जो थी, वो व्यापार करने लग गए। ये सारी बातें थी। लेकिन फिर संपत्ति चूंकि छीनी गई, तो 6 ही अधिकार उसके पास 19 के तहत रह गए। तो उन 6 को अब देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या बताया मैंने, बोलने का, यानी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और यानी बोलने की स्वतंत्रता हम बोल सकते हैं इसे। और इसी के तहत मैंने बताया था प्रेस, मीडिया के अंदर भेजना, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आ गई। मतलब आपको अभिव्यक्ति करनी है, कैसे भी करें, जो भी आपको बोलना है तो वो तो इसमें आएगा, कैसे भी किसी प्रकार से। दूसरा 19(1)(b) की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या था, इसके अंदर मैंने बोलने के बाद क्या करेंगे आप, सभा, तो सभा की बात आ गई। किसकी बात आई, सभा करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन ध्यान रहे, सभा जब भी होगी तो आतंकवादियों की सभा तो हो नहीं सकती, तो इसलिए शांतिपूर्ण सभा, सभा कैसी होगी, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता इनके पास थी। अगली बात आती है 19(1)(c), और उसके अंदर क्या, सभा के बाद क्या होगा, सभा के बाद क्या बनाया था उन्होंने, संगठन बनाया था। तो इसलिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और संगठन की स्वतंत्रता, लेकिन वो भी कैसे, फिर वही शांतिपूर्ण संगठन, ठीक है। संगठन भी ऐसा नहीं कि आतंकवादियों का संगठन बना लिया आपने, शांतिपूर्ण, बिना हथियार के, ये सब चीजें शांतिपूर्ण रखना, ये बात जरूरी है। तो ये अपवाद ही हो गए, एक तरह से अपवाद हो गए। हर चीज के बाद उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की, कहीं उच्छृंखल ना हो जाए, पब्लिक उन अधिकारों का गलत उपयोग न कर जाए। तो इसलिए हर चीज, हर अधिकार पर कुछ बाध्यता है। फिर उसके बाद में आता है 19(1)(d), और इसमें क्या था, वो घूमने गए, तो घूमने की स्वतंत्रता, ठीक। तो कहीं भी भारत में, कहीं पर भी, भारत में कहीं भी, ठीक है, भारत में कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, ये अधिकार पूरा पूरा इनको प्राप्त हुआ। फिर आती है 19(1)(e), अब घूमने के बाद वो कहीं पर भी निवास की बात आती है, तो कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। पहले हम यहाँ जम्मू कश्मीर अपवाद लिखते थे, लेकिन अब ये अपवाद नहीं लिखेंगे, यानी अब जम्मू कश्मीर में भी आप रह सकते हैं, ठीक। तो भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। अगला था 19(f), ये था निवास करने के बाद वहां पर संपत्ति रखने की बात थी, संपत्ति का अधिकार। अब वो संपत्ति का अधिकार क्या हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सॉरी, पूरी तरह से नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कल परसों मैंने पढ़ाई भी थी। हमें वैधानिक रूप से संपत्ति रखने का अधिकार है, वैधानिक संपत्ति। और वैधानिक संपत्ति किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 301 के तहत हमें वैधानिक रूप से, यानी कानूनी रूप से संपत्ति रखने का अधिकार अब है। यहां से हमारा संपत्ति का अधिकार पूरी तरह से हट चुका। अगली चीज, फिर उसके बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता,
ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता इसे बोल सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त होती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त होती है। तो ये कहानी अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से आर्टिकल 19 आपको याद हो चुका होगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसलिए मैं इसको इसका पूरे का जैसे ऐसे लिखा है ऐसे की ऐसे जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात आती है 19 के बाद 20, 21 और 22 की। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। मैं लिखूंगा ये चीज कि 20, फिर उसके बाद आर्टिकल 21 और फिर लिखूंगा मैं आर्टिकल 22। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ऐसे नहीं आपको क्रम से। क्यों? क्योंकि ये निश्चित रूप से आपके समझ में नहीं आएगा अगर क्रम से पढ़ेंगे तो। ये घटनाक्रम भी कुछ ऐसा है, आपको मैं कह रहा हूं जिस तरीके से बताऊंगा वैसे ही आपको याद रखना है। उसके बाद आप भूल ही नहीं सकते इस बात को, पक्का है। आपको आर्टिकल अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएंगे, लेकिन तरीका यही अपनाना पड़ेगा आपको। देखिए सुनिए कैसे। पहले 20 से स्टार्ट मत कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए आप किससे? 21 से। 21, 22 और फिर 20, ठीक, ऐसे चलिए। क्रम से आप अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं, देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है। 21 से कहता है कि प्राण व देह की स्वतंत्रता, प्राण की और देह की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये देती है हमें कौन? आर्टिकल 21। हमें प्राण की और देह की स्वतंत्रता। प्राण और देह की कैसे? मेरे प्राण को छीन नहीं सकता और मेरा देह चाहे वैसे काम करेगा, ठीक है ना। मैं चाहूं जैसे व्यक्तिगत कार्य करूंगा, मेरा खाना पीना रहना जो भी मेरी एक्टिविटी है, बस ये इसके अंदर फिर वो प्रेशर, यानी ये कह सकते हैं कि एक तरह की बाध्यता यही है कि मैं किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने में ये नहीं कह सकता कि शराब पी करके सोऊंगा रास्ते में, ठीक है, गाली गलौज निकालूंगा मोहल्ले में जाकर के, ऐसे नहीं कह सकता मैं। दूसरे के मामले में दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, तब तक मैं फ्री हूं। जब तक कि मैं दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा तब तक मेरी देह की स्वतंत्रता है। यह बात किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 21 में। लेकिन मैंने कल भी बताया था यह आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय पूरी तरह से स्थगित नहीं होता है। इसको छोड़कर सभी हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं। बस आर्टिकल 21 हमारा बचता है, यानी हमारे प्राण बचते हैं और हमारा शरीर जैसे चाहे वैसे कर सकता है, बस अपने व्यक्तिगत मामलों में। दूसरे के मामले में डिस्टर्बेंस हम कर नहीं सकते। तो आर्टिकल 21 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे ताकतवर अधिकार हमारे पास आर्टिकल 21 है, वो ही हमारे पास बचता है आपात परिस्थिति में भी। बाकी सारे अधिकार हमारे स्थगित हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 21 का, इसी से जुड़ी हुई एक चीज है 21 का, वो 86वें संविधान संशोधन, 86वें संशोधन, और ये जो संशोधन हुआ था 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मिलती है। ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 21 क्या के तहत क्या मिलती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कितने बच्चों को? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक, इन बच्चों को आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। मतलब आप कोई पैसा नहीं ले सकते और अनिवार्यतः आपको क्या देनी होगी? इनको शिक्षा। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ये क्या कर दिया गया कि अनिवार्यतः देनी होगी। और अधिकार चूंकि किसका है? बच्चे का अधिकार है ये, तो इसलिए अनिवार्य रूप से बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है ना। कर्तव्य के अंदर हम पढ़ेंगे यही चीज, तो वहां माता पिता का कर्तव्य होगा। और यही चीज हम नीति निरूपक तत्व में पढ़ेंगे तो वहां निर्देश दिए गए हैं राज्य को। लेकिन ये आर्टिकल तीनों जगह जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में भी, नीति निरूपक तत्व में भी और कर्तव्य में भी। और तीनों जगह कर्तव्य माता पिता के, निर्देश राज्य को, अधिकार बच्चे के, ठीक। तो यहां बच्चे के अधिकार जो दिए गए हैं वह आर्टिकल 21 के तहत बच्चे को ये पावर दिए गए हैं कि वो 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं वो सब निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, ठीक है। उसके बाद में हम 20 पे चलेंगे और ये दोनों कनेक्ट हैं, बहुत ही मजबूती से कनेक्ट है दोनों। क्यों? ध्यान से सुनिए। देखिए हमने 21 में बात क्या की कि हमारे प्राण बचने चाहिए, भी हमारे प्राण जो है बचे। अब प्राण नहीं, मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं और किसी दूसरे ने कोई अपराध कर दिया, कहीं भी XYZ किसी ने भी अपराध किया, पुलिस को आपके ऊपर शक हो गया, तो पुलिस आई आपके पास कि भैया हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो गिरफ्तार करने के समय जब अप्रत्याशित रूप से पुलिस आ चुकी, तो वहां आप बचने के कौन कौन से आपके पास अधिकार है, और कल को अगर आप साबित भी हो गए तो क्या अधिकार है, ठीक है ना। हो सकता है आपने नींद में जाकर के कर दिया हो अपराध, तो फिर हो सकता है आप साबित हो जाए, या फिर हो सकता है कोई कानूनी खामियों के कारण से आप अपराधी साबित हो जाएं। तो वो सब बातें 22 और 20 के अंतर्गत बताई गई हैं। ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले 22 की हम चर्चा करेंगे। 22 में क्या है? 22 के अंतर्गत है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार। मतलब गिरफ्तारी करते समय, यानी गिरफ्तारी आपको करने के लिए कोई आया है तो उस समय गिरफ्तारी के संबंध में, उस संबंध में आपको क्या है? संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण का अधिकार आपके पास है। तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनेगा। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार का मतलब यही है कि इसमें 3 अधिकार आपको प्राप्त हैं। पहला कि अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आया है तो आप उसे वारंट देखें कि भाई मुझे गिरफ्तार करने तो आ गए आप, लेकिन बताइए क्या दोष है, क्या वारंट क्या है इसका। तो वारंट दिखाएगा आपको कि भाई ये अपराध है, आपका साबित होना है, लेकिन एक बार आपके आरोप लगाए ये, ठीक, और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वहां विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, चुपचाप चले जाना चाहिए, क्योंकि जाने से कोई समस्या नहीं है। वो नहीं जाओगे तो जबरदस्ती ले जाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक। दूसरी बात आती है जब आपको ये कन्फर्म हो गया कि हमारे को लेके जा रहे हैं, ठीक, हमारे पर कोई ना कोई आरोप लग गया, तो आपके पास एक अधिकार आता है अपने वकील को सूचना देने का अधिकार। तो दूसरा जो बात आती है वो आती है वकील को, या अपने जो भी आप अपना प्रतिनिधि कानूनी रूप से नियुक्त करना चाहते हैं, वकील के अलावा तो क्या, ठीक, तो जो भी उसको ये अधिकार है कि आप फोन करके उसे बता दें कि भाई मेरे को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं अब कस्टडी में हूं, पुलिस के अंडर में हूं। अब उस समय वो वकील क्या करेगा? वो टाइम और डेट लिखेगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के भीतर तीसरी जो बड़ी बात आती है वो आती है कि 24 घंटे के भीतर आपको कहां लाना पड़ेगा? समकक्ष बोल सकते हैं, यानी नजदीक से नजदीक जो भी न्यायाधीश है, ठीक है, समकक्ष न्यायाधीश मतलब जो भी नजदीक है यहां पर, ठीक है। न्यायाधीश जो है यहां समकक्ष के बजाय समीप शब्द सही रहेगा, ठीक है, समीपस्थ न्यायाधीश बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है ना, उसके पास ले जाया जाएगा, ठीक है। अगर छुट्टी है तो उसके घर पे, बंगले पे ले जाएंगे, लेकिन 24 घंटे में आपको एक बार जज के सामने ले जाया जाएगा निश्चित रूप से। और अगर नहीं ले जाया जाता है तो फिर ये कौन जाएगा? वकील, क्योंकि उसने तो टाइम लिखा था। वो जाकर के कोर्ट में कहेगा साहब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, 24 घंटे हो गए, आए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, इसके लिए रिट जारी कीजिए, और वो रिट जारी करवाएगा फिर कोर्ट से। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी जो बनाया गया उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष किया जाए, और कोर्ट वो रिट जारी करके और पुलिस वालों से कहेगा कि भैया जो आपने गिरफ्तार किया था उसे हमारे सामने प्रत्यक्ष किया जाए। ये चीज होती है, ये प्रोसेस के अंतर्गत ये चीज आ जाती है। तो इस प्रकार जो है गिरफ्तारी के संबंध में हमारे पास 3 अधिकार हैं। पहला अधिकार वारंट देखने का, दूसरा अपने वकील को सूचना करने का, और तीसरा जो है वो 24 घंटे के भीतर हमें कोर्ट के सामने ले जाने का, जज के सामने जाने का हमें अधिकार है कि हम लेके जाएंगे। अब बात आती है कि ठीक है, जज के सामने आ गए, कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हो गई। अब कोर्ट में जब सुनवाई स्टार्ट होती है तब उस स्थिति के अंदर आर्टिकल 20 भी शुरू हो जाता है, और वहां पर आपको अपराधी साबित किया जा रहा है, ठीक है। तो अपराध के संबंध में, अपराध या दोष सिद्धि, ठीक है, अपराध या दोष सिद्धि के संबंध में भाई आपको, आपके ऊपर क्या सिद्ध किया जा रहा है? दोष सिद्ध। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, उस समय आपको क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। अगर आपके ऊपर जो अपराध या दोष जो सिद्ध किया जा रहा है, आपको अपराधी सिद्ध किया जा रहा है, तो उस समय आपको संरक्षण कैसे प्राप्त हो? तो उसके अंदर भी आपको 3 प्रकार से संरक्षण प्राप्त होगा। पहला संरक्षण तो ये कि आपको गिरफ्तार करके अब आपके ऊपर क्या होगा? गवाही आदि होगी, तो आपको खुद को प्रेशराइज नहीं किया सकता कि आप खुद अपने ही खिलाफ गवाही दीजिए। यानी पुलिस वाले कूट के ले आए आपको और फिर ये कहें कि जाओ, जाते ही क्या करो, खुद के खिलाफ क्या दो, आप गवाही दो, ठीक। तो ऐसे में पहला जो है वो अधिकार आपके पास है स्वयं के विरुद्ध जो है वो गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। बहुत बड़े जो अपराध प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इसका अच्छा खासा इस्तेमाल भी कर लेते हैं। मतलब जैसे ही पुलिस वाले वहां पर लेके आए, उन्होंने कह दिया कि साहब पुलिस वालों ने मेरे को पिटाई की और ये कहा कि जबरदस्ती आप अपना अधिकार कबूल कर लीजिए, इसलिए इनको सबको कैंसिल कीजिए, यहाँ से इन सबको उठा दीजिए, ठीक। और फिर दूसरे पुलिस वाले लगाए जाते हैं, फिर वो जब परेशान करते हैं फिर उनको कह देते हैं। तो कुल मिलाकर काफी उनका जो है वो तबादला कराते रहते हैं पुलिस वालों का। तो ये चीज चलती रहती है। स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो इसके अंतर्गत आती है वो ये कि अब मान लीजिए आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया, ठीक। तो सिद्ध हो गया, तो सिद्ध होते समय पहली बात तो क्या, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा,
अपराध की जो साबित होने के बाद अब आपको दी जाएगी सजा। तो सजा कौन सी दी जाए? जिस समय आपने अपराध किया था उस समय की, आज की, या फिर पहले की? तो अपराध जिस समय किया था, अपराध के समय की, अपराध के समय की सजा, उसके समय की सजा आपको दी जाएगी जिस समय आपने अपराध किया था। और तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कि अंग्रेजों के ज़माने में बड़ी उपयोग ली जाती थी, जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी हुआ करते थे वो बड़ा उसका मतलब गलत तरीके से उपयोग करते थे, वो ये था कि मान लीजिए आपने अपराध किया, आपको सज़ा मिल गई, आपको उसके बाद छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद आपको फिर से कोई पुलिस वाला गया और उसने कहा भैया रुक इधर आ, उसको फिर से पकड़ लिया और कहा कि तूने उस दिन वो अपराध किया था ना जिसकी तेरे को सज़ा मिल गई थी, तू वापस तलब। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो एक अपराध जो है उस एक अपराध के लिए क्या मिलेगी? एक सजा। ये प्रावधान भी कर दिया गया, एक अपराध के लिए एक सजा आपको नहीं दी जा सकती। एक अपराध क्या है तो एक ही बार सजा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में भी आपने केस कर दिया, हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा दे दी और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और उसी केस के ऊपर आपको 15 साल की सजा दे दी, तो 15 और 10 मिला करके 25 साल की आपको सजा मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपको एक अपराध किया है, अब चाहे सुप्रीम कोर्ट वाला लगे चाहे हाई कोर्ट वाला, एक अपराध की एक सजा जो भी आपको मिलनी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो आर्टिकल 20 भी आपका कंप्लीट होता है। तो इसको याद करने का सबसे बड़ा तरीका यही है, आप पहले 21 पढ़ेंगे, फिर 22 पढ़ेंगे और उसके बाद 20 पढ़ेंगे, तो बात एकदम कहानी के रूप में समझ में आ जाएगी, बड़ा ही सरल रूप से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है आर्टिकल 22 का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है और वो है निवारक निरोध। ध्यान से सुनिएगा, निवारक निरोध जो चीज है ये क्या है? निवारक निरोध का एक कानून है। क्या है? देखिए, निवारक यानी समस्या को निवारण करना है और उससे पहले ही उसे क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। रोकना किसे कहते हैं? निरोध को, यानी रोकना। तो तरीका है एक समस्या का समाधान करने का, एक तरीका ये भी है कि समस्या होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। तो निवारक निरोध, ठीक है, ये चीज हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 22 के अंदर 3, 4, 5 खंड जो हैं उनके अंदर, 22 के ही खंड हैं कुछ, उनके अंदर 3 से लेकर के शायद 6 तक के खंड हैं, उनके अंदर ये चीजें जोड़ी गई है। अब बात वो आपको इतने ध्यान नहीं रखना, आपको जो याद रखना वो बताता हूं मैं आपको क्या याद रखना है इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि निवारक निरोध होता क्या है। तो देखिए, निवारक निरोध का मतलब होता है कि अपराध से पूर्व अपराध को रोक देना। ठीक भाई, कोई व्यक्ति जैसे मान लो समाज में कोई भी कई प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो अपराधी प्रवृत्ति का लोग हैं। अब ये व्यक्ति अपराध इस समय कर सकता है, ऐसा अपने को अनुमान लग गया, यानी पुलिस वालों को अनुमान लगा कि भाई ये व्यक्ति चुनाव के अंदर गड़बड़ कर सकता है, या फिर ये व्यक्ति अपराध इस समय जो है बंदूक चला सकता है, अपराध कर सकता है। तो ऐसे में इस व्यक्ति को नजरबंद कर दिया जाए, इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए। यही क्या है? निवारक निरोध। तो आपको यही पूछेगा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि निवारक निरोध होता क्या है। अपराध से पूर्व, अपराध करने से भी पहले अपराधी को रोक देना। ठीक है, यही क्या होता है? निवारक निरोध। तो इसको लिख देता हूं मैं आपको कि अपराध करने से पूर्व अपराधी को रोक देना, उससे भी पूर्व जो है वो अपराधी जो है उसको क्या कर देना? रोक देना। उसे ही क्या कहते हैं? निवारक निरोध कहते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट इसके अंतर्गत है। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 22 तक का महत्वपूर्ण पार्ट। 2 बड़े अधिकार आज हमने पढ़े, एक समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी एक वीडियो के अंदर अब जो आने वाला तीसरा वीडियो होगा उसमें टोटली मौलिक अधिकार पूरे कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।